हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 6 का पार्ट नंबर 6। और आज का हमारा टॉपिक है कोलिनर्जिक ड्रग्स। ठीक है, तो कोलिनर्जिक पढ़ेंगे और हम लोग पढ़ेंगे एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स। फिर उसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो छठे चैप्टर से हैं उसको हम लोग देखेंगे, और प्रीवियस ईयर में कौन से क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछे गए हैं उसको हम लोग इस पार्ट के अंदर देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आपने इसके जो फर्स्ट पार्ट्स हैं, सबसे पहला जो पार्ट है वो नहीं देखा है तो ज़रूर देख लीजिए। फिर उसके बाद दो पार्ट्स और हैं उनको देख लीजिएगा, वो हैं एडिनर्जिक और एंटी एडिनर्जिक ड्रग्स के बारे में। ठीक है ना, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट्स हैं वो सब। तो कोलिनर्जिक ड्रग्स क्या होते हैं? कोलिनर्जिक ड्रग्स ऑल्सो कॉल्ड, यहाँ पे आर लगा लीजिए, कोलिनर्जिक ड्रग्स आर ऑल्सो कॉल्ड पैरासिम्पेथोमाइमेटिक एजेंट। इनको पैरासिम्पेथोमाइमेटिक एजेंट भी बोलते हैं और कोलिनर्जिक एगोनिस्ट भी बोलते हैं। कोलिनर्जिक ड्रग्स आर दोज ड्रग्स विच गिव सिमिलर एक्शन टू एसिटाइल कोलिन। कोलिनर्जिक ड्रग्स वो दवाएं होती हैं जो कि एसिटाइल कोलिन के तरह से सिमिलर यानी उसी की जैसा एक्शन देती हैं। एसिटाइल कोलिन क्या है? ये हमारी बॉडी के अंदर रिलीज होने वाला एक न्यूरोट्रांसमीटर है। कहाँ से रिलीज होता है? हमारे न्यूरॉन से रिलीज होता है। ठीक है ना, और जाके अपने रिसेप्टर से बाइंड करता है और एक्शन शो करते हैं। अब क्या एक्शन है वो तो आप आगे पढ़ने वाले हैं। जैसे आपने हमारे इससे पिछले पार्ट्स में पढ़ा, क्या कहते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर जैसे कि एड्रीनलिन, नॉर एड्रीनलिन, तो ऐसे ये भी एक क्या है, न्यूरोट्रांसमीटर है। अब एक चीज़ और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये जो एड्रीनलिन और नॉर एड्रीनलिन है वो कब रिलीज होते हैं? जब मतलब कोई सिचुएशन ऐसी आती है फाइट, फ्राइट और फ्लाइट वाली, यानी डर वाली, भागने वाली, उड़ने वाली, समझ रहे, कहीं लड़ाई वगैरह हो जाए तो इस कंडीशन में बॉडी को प्रिपेयर करते हैं, हार्ट रेट बढ़ जाता है, क्या कहते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम को रोक दिया जाता है। समझ रहे, इस सारा फोकस इस पे आ जाता है कि कैसे मतलब आदमी अपने को बचाए, अपने को सेव करे, कैसे मतलब सामने वाले को फेस करे, कैसे मुकाबला करे। लेकिन वो कंडीशन हमेशा तो नहीं रहेगी ना। आदमी को मतलब हार्ट रेट बढ़ा हुआ है, क्या कहते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम क्या रुका हुआ है, और भी क्या कहते हैं जो सिक्रेशंस हैं वो सारे रुके हुए हैं। वो सारा कुछ आप पढ़ के आए हैं और एचएपी में भी पढ़ेंगे। तो वो जो कंडीशन हो गई, अब उसको क्या है, काउंटर भी तो करना है, उसको ख़त्म करना है। नहीं तो आदमी का ब्लड प्रेशर हमेशा बढ़ा रहे तो पता चला कि घर में भी जाएगा तो मार झगड़ा लड़ाई, गुस्से में रहेगा हर वक्त। तो उसको आदमी को नॉर्मलाइज करना है। तो फिर बॉडी के अंदर जब वो कंडीशन आ जाती है तो फिर बॉडी हमारी क्या करती है, एसिटाइल कोलिन रिलीज करना शुरू करती है, ताकि आदमी का हार्ट रेट स्लो हो जाए, जो उसका डाइजेस्टिव सिस्टम रुका हुआ था वो क्या है, फिर से मतलब नॉर्मलाइज हो जाए, यानी जो सेक्रेशंस हो रहे थे पैनक्रियाज से वो रिलीज होने लग जाएं। समझ रहे हैं ना? तो अब ये इस तरीके से काम करता है। तो हमने देखा कि मतलब एसिटाइल कोलिन इस तरीके से काम करता है, तो हमने इसी जैसी दवा बना दी है। समझ में आ रही बात? हमने देखा कि ये मतलब हार्ट रेट को कम कर दे रही है, ये जो एसिटाइल कोलिन है। ऐसे क्या कहते हैं, पुपिल का साइज क्या कहते हैं, ये अगर डायलेट है उस कंडीशन में डायलेट हो जाता है तो उसको कॉन्स्ट्रिक्ट कर दे रही है। समझ रहे हैं ना? ये जो दवा है एसिटाइल कोलिन, या अगर आप इसको न्यूरोट्रांसमीटर करें तो ये क्या कर रहा है, ये सारे काम कर रहा है। हमने इस जैसी दवा बना दी। तो वही दवाएं जो इसके जैसा काम करती हैं, इस जैसे एक्शन शो करती हैं, उसको बोलते हैं कोलिनर्जिक ड्रग्स। ठीक है, तो कोलिनर्जिक ड्रग्स आर दोज ड्रग्स विच गिव सिमिलर एक्शन टू एसिटाइल कोलिन। ठीक है ना? अब कैसे करते हैं? बाय डायरेक्टली बाइंडिंग टू दी कोलिनर्जिक रिसेप्टर। या तो ये दवाएं जो हैं वो डायरेक्टली क्या कहते हैं, इससे बाइंड करती हैं जो कोलिनर्जिक रिसेप्टर है। कोलिनर्जिक रिसेप्टर कौन से हैं? एम और एन रिसेप्टर। ठीक है ना? तो डायरेक्टली इससे बाइंड कर लेती हैं, या बाय डायरेक्ट प्रोसेस, या तो क्या है, इनडायरेक्टली काम करती हैं ये दवाएं। तो इनडायरेक्टली में क्या करती हैं, एक इंजाइम होता है, ठीक है ना, जो एसिटाइल कोलिन को इनएक्टिवेट कर देता है। तो ये उस इंजाइम को ही जाके इनएक्टिवेट कर देते हैं। यानी ये इंजाइम है जो एसिटाइल कोलिन को काम नहीं करने दे रहा है, तो ये जाके उसी को पकड़ लेते हैं, इधर ही रहना, उसको काम करने दो ताकि बॉडी के सारे फंक्शन अच्छे से हो सकें। ठीक है ना? तो कुछ दवाएं इस तरीके से काम करती हैं जो इस इंजाइम को रोक देती हैं। ये इंजाइम कौन सा है? जो उसको काम करने से, एसिटाइल कोलिन को काम करने से रोक रहा था। ठीक है, तो एसिटाइल कोलिन वर्क ऑन टू टाइप्स ऑफ रिसेप्टर, दो तरह के रिसेप्टर पे काम करता है, एम और एन। अब ये एम में भी ना M1, M2, M3, M4 ये सब हो सकते हैं, लेकिन आपको उतना डिटेल में जाना नहीं है। ठीक है, अब ये जो एम पे काम करता है उसको बोलते हैं मस्केरिनिक एक्शन। ठीक है ना? एम रिसेप्टर पे काम करता है तो उसको बोलते हैं मस्केरिनिक एक्शन। ठीक है, एम का मतलब ये क्या है, मस्केरिनिक। तो क्या एक्शन शो होंगे?
तो वो होगा आपका हार्ट पे क्या होगा, तो ब्रेडिकार्डिया होगा, ठीक है ना। अगर मतलब एसिटाइल कोलिन रिलीज हुआ और जब वो एम रिसेप्टर पे बाइंड करता है जाके, उसके साथ में जाके मिलता, किसी ने क्वेश्चन पूछा सर ये बाइंड क्या होता है, बाइंड करने का मतलब ये कि मान लीजिए एक रिसेप्टर है ये, ठीक है, ये रिसेप्टर है, ऐसे मान लीजिए। अब ये जो एक कोई दवा आई और उसने आके इस पे ऐसे इसके साथ में मिल गई, तो ये क्या हो गया, बाइंड हो गया। ये मेरा हाथ है, ये इसके अंदर आके ऐसे घुस गया तो ये बाइंड हो गया। ये आके इसके साथ मिल गया तो ये क्या हो रहा है, बाइंड हो जा रहा है, समझ रहे हो, उसके साथ मिल जा रहा है, उसके साथ आके एक मेल और जोड़ बना ले रहा है, तो वो होता है बाइंड, ठीक है ना। तो हार्ट पे ये जा तो एम रिसेप्टर पे बाइंड करता है तो हार्ट पे काम करता है, तो क्या होगा, ब्रेडिकार्डिया होगा, यानी हमारा हार्ट रेट क्या होगा, स्लो डाउन हो जाएगा। ब्लड वेसल्स पे भी काम हो, इसका एक्शन शो होता है, तो ब्लड वेसल्स क्या होते हैं, डायलेट हो जाते हैं। अब आपने ये पढ़ा होगा कि जब एड्रीनलिन रिलीज होता है तो क्या होता है, वो हार्ट रेट को बढ़ा देता है, ब्लड वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट कर देता है, समझ रहे हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम पे वो क्या करता है, ब्रोंको डायलेशन कर देता है। अब ये उसका उल्टा कर रहे हैं सारे काम, समझ रहे हैं ना। एडिनर्जिक ड्रग का सीधा उल्टा कौन काम करता है, जो कोलिनर्जिक ड्रग्स हैं, ठीक है। तो ये क्या करेगा, रेस्पिरेटरी सिस्टम पे ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन करा देगा, ठीक है। स्मूथ मसल्स में क्या करेगा, कॉन्स्ट्रिक्शन करा देगा, यानी सुकड़ाएगा, ठीक है ना। एक्सोक्राइन ग्लैंड जो है उनके सिक्रेशन को बढ़ा देगा, जैसे कि सलाइवा का सिक्रेशन बढ़ जाएगा, पसीना बढ़ सकता है, ठीक है ना। टीयर्स जो है, आंसू है, वो बढ़ सकता है। HCl जो हमारे स्टोमक के अंदर रिलीज होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम में बहुत ज़रूरी होता है, वो बढ़ जाएगा, ठीक है ना। पैनक्रियाटिक जूस जो रिलीज होते हैं वो सारे क्या होंगे, बढ़ जाएंगे। ऐसे इंटेस्टाइनल जूस जो है वो सारे क्या होते हैं, रिलीज होने लगते हैं। GIT जो हमारा है, ठीक है ना, GIT तो जानते होंगे, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, ठीक है ना। ये पूरा यहाँ माउथ से लेके एनस तक ये पूरे को GIT बोलते हैं। तो इसमें क्या होगा, इंक्रीज पेरिस्टाल्टिक मोमेंट, पेरिस्टाल्टिस मोमेंट जो है वो क्या होता है, बढ़ जाता है। जब बढ़ जाएगा तो फिर क्या होगा, आदमी का खाना भी डाइजेस्ट होगा और नीचे भी जाएगा, और जब रुक जाए तो खाना वगैरह डाइजेस्ट नहीं होगा, वहीं रुका रहेगा। और आई पे क्या काम करता है ये, तो कंस्ट्रिक्शन ऑफ पुपिल, जो हमारा पुपिल है, ठीक है ना, ये पुपिल, उस पर क्या करता है, ये कंस्ट्रिक्शन करा देता है। तो ये सारे एक्शन जो दिख रहे थे ये किसके एक्शन है, ये क्या है, जब एम रिसेप्टर पे बाइंड करता है, ठीक है ना, ये मस्केरिनिक एक्शन है। अब हम लोग पढ़ेंगे निकोटिनिक एक्शन, ठीक है ना। ये क्या है, निकोटिनिक एक्शन है। तो यहाँ पे जब वो बाइंड करता है, यानी यहाँ पे एन रिसेप्टर पे बाइंड करता है, तो क्या होगा, स्केलेटल मसल्स में कॉन्ट्रेक्शन होगा, और क्या होगा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे भी क्या है, एन रिसेप्टर पाया जाता है, ब्रेन के अंदर भी। लेकिन एसिटाइल कोलिन क्या है, ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं कर सकता है, तो वो क्या है, हमारे ब्रेन तक पहुँचता नहीं है। लेकिन अगर डायरेक्टली इंजेक्ट कर दिया जाए तो वो अपना एक्शन शो कर सकता है, और क्या कहते हैं, स्टिमुलेशन कर सकता है वहाँ पे हमारे ब्रेन के अंदर, ठीक है। इसकी क्लासिफिकेशन देखते हैं कोलिनर्जिक ड्रग की। तो एक है डायरेक्ट एक्टिंग और एक है इनडायरेक्ट एक्टिंग। डायरेक्ट वाले में कौन से आ जाएंगे, एसिटाइल कोलिन, मेथाकोलिन, ये 2 बार हो गया, इसको काट दीजिए। और क्या, कार्बाकोल और पीलोकार्पिन, ठीक है ना, इसको याद रखिएगा, इसके बारे में पूछ लेता है कई बार, पीलोकार्पिन के बारे में। इनडायरेक्ट एक्टिंग एजेंट में नियोस्टिगमिन आ जाता है आपका, पाइसोस्टिगमिन आ जाता है। नियोस्टिगमिन ये इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रख लीजिएगा। अब आपके सिलेबस में जो दे रखा है, जिनके बारे में पढ़ना है, तो डायरेक्ट एक्टिंग में दे रखा है एसिटाइल कोलिन के बारे में पढ़ना आपको, कार्बाकोल और पीलोकार्पिन, इन तीनों के बारे में आपको पढ़ना है, आपके सिलेबस में दे रखा है, ठीक है। तो एसिटाइल कोलिन के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, तो इसका केमिकल नेम और स्ट्रक्चर यहाँ पे है, इसको आप देख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। इसके डेफिनेशन क्या है, इट इज़ ए न्यूरोट्रांसमीटर। एसिटाइल कोलिन क्या है, एक न्यूरोट्रांसमीटर होता है। इट प्रोड्यूसेस एक्शन ऑन एम एंड एन रिसेप्टर, ये आपको पता चल गया कि ये एम और एन रिसेप्टर पे काम करता है। नाउ डेज इट इज़ मेनली यूज्ड इन एक्सपेरिमेंटल स्टडीज़। आजकल ना इसको मतलब क्या कहते हैं, दवा के तौर पे तो यूज़ नहीं किया जाता है, बस एक्सपेरिमेंट वगैरह करने के लिए, रिसर्च वगैरह करने के लिए इसको यूज़ किया जाता है। एंड हैज़ लिमिटेड क्लिनिकल वैल्यू, और इसका क्लिनिकल वैल्यू बहुत कम है। क्यों, उसके रीज़न यह है कि ये रैपिडली क्या होता है, हाइड्रोलाइज्ड हो जाता है, यानी हमने उसको खाया तो जाते ही क्या एकदम से वाटर के क्या मिलता है और टूट जाता है एकदम से, उसका इफेक्ट समझिए एक तरीके से ख़त्म हो जाता है। या तो ये कि ये क्या एकदम से खाने के बाद फैल जाता है, हम चाह रहे हैं किसी एक जगह पे इसका एक्शन आए, लेकिन ये पूरी बॉडी में हर जगह फैल जा रहा है, समझ रहे हो, तो सिलेक्टिव एक्शन नहीं दे पा रहा है ये, तो इसलिए हम लोग इसको यूज़ नहीं करते हैं। कार्बाकोल दूसरा जो था आपका कार्बाकोल, तो ये भी क्या है, एक डायरेक्ट एक्टिंग कोलिनर्जिक ड्रग है, और ये भी एम और एन रिसेप्टर पे क्या है, अपना एक्शन शो करता है, वहाँ पे काम करता है नॉन सिलेक्टिवली। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एम पे काम करे या सिर्फ एन पे काम करे, दोनों पे काम करता है, इसलिए इसको बोलते हैं नॉन सिलेक्टिवली। एंड गिव्स एक्शन सेम एज एसिटाइल कोलिन, और एसिटाइल कोलिन ही की तरह से इसका भी पूरा एक्शन होता है। इसको कहाँ पे यूज़ करते हैं, तो इट इज़ यूज्ड इन ग्लूकोमा, इसको ग्लूकोमा में यूज़ किया जा सकता है।
ग्लूकोमा क्या है, एक ऐसी बीमारी होती है जब आंखों में क्या है उसको बोलते हैं इंट्रा ओक्यूलर प्रेशर बढ़ जाता है, यानी आंखों के अंदर जो प्रेशर है वो बढ़ जाता है। समझ रहे हैं ना, इससे पहले मैं आपको शायद बता चुका हूँ। असल में क्या होता है, जो आंखों का फ्लूइड है वो बढ़ जाता है, जब वो बढ़ता है तो वहाँ पर प्रेशर बढ़ता है, जब प्रेशर बढ़ता है तो जो ऑप्टिक नर्व्स हैं या और भी जो नर्व्स वगैरह हैं वो डैमेज होने लगते हैं, आदमी को दिखना धीरे धीरे बंद होने लगता है। ठीक है, तो उस कंडीशन में दिया जाता है तो ये क्या करेगा, कंस्ट्रिक्शन करा देता है पुपिल का, तो किसी हद तक क्या है ब्लड के आंखों के अंदर जो क्या है प्रेशर है वो कम होता है। लेकिन कॉमनली इसको यूज़ नहीं किया जाता है। स्टेबिलिटी और स्टोरेज कंडीशन क्या है, तो इसको रूम टेम्परेचर पे हम स्टोर करके रखेंगे। टेबलेट आता है इसका और सॉल्यूशन आता है। ठीक है, मियो स्टेट और कार्बा स्टेट पॉपुलर ब्रांड हैं। अब तीसरी एक दवा है पिलोकार्पिन। क्या है तीसरी? पिलोकार्पिन। तो ये भी क्या है, कोलिनर्जिक ड्रग्स है। ठीक है ना, ये एक आप इसको कोलिनर्जिक एगोनिस्ट भी कह सकते हैं। एंड ये वर्ड्स नहीं है, ये क्या है वर्क एंड वर्क्स ऑन M3 रिसेप्टर। और ये किस पे काम करता है, M3 रिसेप्टर पे काम करता है। इंक्रीज एक्सोक्राइन सेक्रेशन, और एक्सोक्राइन सेक्रेशन को बढ़ा देता है। जैसे आपने अभी पढ़ा ना एक्सोक्राइन का, जैसे कि सलाइवा हो गया उसका सेक्रेशन बढ़ा देगा। टीयर्स है वो भी एक्सोक्राइन में आता है, जो लेक्राइमल ग्लैंड है तो वो भी एक्सोक्राइन में आता है, तो वहाँ से उसका सेक्रेशन बढ़ा देगा ये। और क्या करेगा, ये जो हमारा क्या कहते हैं पैनक्रियाटिक जूस है उसको बढ़ा देगा। ठीक है ना, तो ये जो क्या कहते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड से उनके सेक्रेशन को बढ़ा देता है। और क्या करता है, ये पुपिल में कंस्ट्रिक्शन कराता है। तो इसको हम लोग पुपिल में कंस्ट्रक्शन करा रहा है, तो इसमें हम लोग कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, इसको ग्लूकोमा में यूज़ किया जाता है खास तौर से। मतलब ज़्यादातर इसको क्या है, पिलोकार्पिन को किसी को ग्लूकोमा है तो उसमें दिया जाता है। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। फॉर्मुलेशन में स्टेबिलिटी और स्टोरेज कंडीशन क्या है, सेम है। ठीक है ना, कोई वो नहीं है। में टेबलेट और सोल्यूशन आते हैं इसको, और इसका पॉपुलर ब्रांड नेम आता है वुइटी। और दूसरा क्या है, आइसोप्टोकार्पिन। ठीक है, आइसोप्टोकार्पिन। अब हम लोग पढ़ रहे हैं कोलिन एस्टरेज इनहिबिटर। क्या, कोलिन एस्टरेज इनहिबिटर। तो इसको हम लोग इनडायरेक्ट एक्टिंग एजेंट भी बोलते हैं। कोलिन एस्टरेज इनहिबिटर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, इनडायरेक्ट एक्टिंग एजेंट्स भी बोलते हैं। ये समझिएगा कोलिन एस्टरेज इनहिबिटर क्या मतलब है। ये कोलिन एस्टरेज क्या है, एक इंजाइम है। कोलिन एस्टरेज क्या है, एक इंजाइम है। और ये क्या करता है, एसिटाइल कोलिन को इनएक्टिवेट कर देता है, यानी उसको ऐसा कर देता है कि अब वो काम करने के लायक नहीं रहता है। कौन, एसिटाइल कोलिन। और ये भी ध्यान रखिएगा जितने भी इंजाइम है ना, ज़्यादातर ऐसे हैं जिनके आखिर में यहाँ पे ASE आता है। ASE आता है, जैसे कि लाइपेज हो गया, पेप्टिडेज हो गया, कोलिनेस्टरेज हो गया, और भी बहुत सारे हैं। तो उनके ज़्यादातर जो भी इंजाइम हैं उन सब के आखिर में ना ASE आता है, ऐसे याद रखिएगा। और इनहिबिटर क्या है फिर, ये कोलिन एस्टरेज इनहिबिटर यानी एक ये ऐसी दवा है, ये पूरा मिला के जब आप देखेंगे तो कोलिन एस्टरेज इनहिबिटर ये ऐसी दवाएं हैं जो कोलिन एस्टरेज को इनहिबिट करती हैं। समझ रहे हैं ना, ये इंजाइम को ही इनहिबिट कर देती हैं, वो दवाओं को बोलते हैं कोलिन एस्टरेज इनहिबिटर। समझ में आ रही बात। ये एक दवा जैसे कि नियोस्टिग्मिन, तो ये खुद इंजाइम नहीं है, बल्कि ये एक ऐसी दवा है जो इस इंजाइम को क्या करता है, इनहिबिट करता है, यानी इसके काम को रोक देता है। ये क्या कर रहा था, एसिटाइल कोलिन को काम करने से रोक रहा था, तो ये जाता है इसी को पकड़ लेता है और इसको बंद कर देता है, कमरे में इधर रह तू। ठीक है ना, अब वो उधर रहता है और एसिटाइल कोलिन आराम से अपना काम कर लेता है। तो जो दवाएं इस इंजाइम को रोकती हैं, ठीक है ना, उसको बोलते हैं कोलिन एस्टरेज इनहिबिटर, या इसको हम लोग बोल सकते हैं इनडायरेक्ट एक्टिंग एजेंट्स। ये डायरेक्टली तो काम नहीं कर रहे हैं, एसिटाइल कोलिन को रिलीज करवा रहे हों या जाके सीधे रिसेप्टर पे बाइंड कर रहे हैं, ऐसा नहीं कर रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं, ये एसिटाइल कोलिन को बचा रहे हैं, किससे, इस इंजाइम से। ठीक है ना, यही सारा कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है। अब इनके एग्जाम्पल किनके, कोलिन एस्टरेज इनहिबिटर के एग्जाम्पल हैं ये। तो एक क्या है, नियोस्टिग्मिन हो गया, दूसरा हो गया एड्रोफोनियम क्लोराइड। क्या है, एड्रोफोनियम क्लोराइड। और तीसरा है टेक्रीन हाइड्रोक्लोराइड। क्या है, टेक्रीन हाइड्रोक्लोराइड। और चौथा है इकोथियोफेट आयोडीन। क्या है, इकोथियोफेट आयोडीन। ये चार एग्जाम्पल्स किसके, इनडायरेक्ट एक्टिंग एजेंट्स के। नियोस्टिग्मिन इसका केमिकल नेम स्ट्रक्चर यहाँ पे है, आप इसको देख लीजिएगा। ठीक है,
नियोस्टिग्मीन इज ए इनडायरेक्ट एक्टिंग कोलिनर्जिक एगोनिस्ट है। ये कोलिनर्जिक एगोनिस्ट तो है लेकिन इनडायरेक्टली काम कर रहा है, आप समझ चुके हैं। इट इज़ ए रिवर्सिबल एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेज इनहिबिटर। और ये क्या है, रिवर्सिबल है। ये वर्ड आपको परेशान करता होगा कि रिवर्सिबल क्या है। तो जैसे कि ये कोलिन एस्ट्रेज इनहिबिटर है नियोस्टिग्मीन, इसने जाके काम क्या किया कि जो हमारा एंजाइम है कोलिन एस्ट्रेज उसको जाके रोक दिया काम करने से, समझ रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि उसको हमेशा के लिए रोक दिया, वो एंजाइम कभी रिलीज ही नहीं होगा और एंजाइम अब कभी मतलब अपना काम ही नहीं कर पाएगा, ऐसा नहीं है। बल्कि एक लिमिटेड टाइम के लिए 1 घंटा 2 घंटा, ठीक है ना, फिर उसके बाद वो क्या है एंजाइम खुद, फिर वो एंजाइम क्या होता है आज़ाद हो जाता है और फिर अपना काम करने लगता है। तो इसी को बोलते हैं रिवर्सिबल। और एक होता है इरिवर्सिबल, मतलब एक बार नियोस्टिग्मीन हमने दे दिया और जाके उसने क्या किया कोलिनेस्टेरेज इनहिबिटर को बाइंड कर लिया, अब क्या हमेशा के लिए उसको क्या है मतलब डीएक्टिवेट कर दिया, अब एंजाइम काम ही नहीं कर पाएगा, तो वो होता है इरिवर्सिबल। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, वो क्या है रिवर्सिबल है, यानी कुछ देर तक नियोस्टिग्मीन का क्या है एक्शन रहेगा, जब तक उसका असर रहता है तब तक वो एंजाइम क्या है रुका रहेगा, फिर एंजाइम अपना काम करना शुरू कर देता है, उसको बोलते हैं रिवर्सिबल। अब ये नियोस्टिग्मीन का यूज़ क्या होता है, तो माइस्थेनिया ग्रेविस में यूज़ किया जाता है इसको। ये टर्म है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। फर्स्ट ईयर में तो नहीं पूछा जाता है या पूछा भी जा सकता है, लेकिन सेकेंड ईयर में पूछा जाता है कि माइस्थेनिया ग्रेविस क्या होता है। तो ये चूंकि यहाँ पे इसलिए आ रहा है कि जो हमने पढ़ा एसिटाइल कोलिन है वो किस रिसेप्टर पे काम करता है, वो काम करता है एम और एन रिसेप्टर पे। और माइस्थेनिया ग्रेविस एक ऐसी बीमारी होती है, इसको हम लोग बोलते हैं कि ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। ये क्या है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर में क्या होता है कि हमारा जो इम्यून सिस्टम है, हमारे जो एंटीबॉडीज हैं, वो हमारे एम और एन रिसेप्टर को ही जाके क्या कर रहे हैं, मार दे रहे हैं, समझ रहे हैं। हमारे खुद की हमारे एंटीबॉडीज, यानी हमारा इम्यून सिस्टम, हमारी बॉडी खुद अपने ही रिसेप्टर को समझती है कि ये बाहरी कोई एंटीजन है और उसको मारना शुरू कर देते हैं। अब ये जहाँ पे रिसेप्टर रहेंगे उस एरिया में जाके एसिटाइल कोलिन बाइंड करना चाहेगा तो बाइंड ही नहीं कर पाएगा, उसको मिलेगा ही नहीं, ये समझ रहे हैं ना। जैसे कि मान लीजिए हमारा क्या कहते हैं स्केलेटल मसल्स है, इसके अंदर एम रिसेप्टर हैं, अब हम एसिटाइल कोलिन चाह रहा है कि वहाँ पे जाके हम बाइंड करें और अपना एक्शन शो करें, लेकिन है ही नहीं वहाँ पे ज़्यादा अमाउंट में, बहुत थोड़े से हैं, वो क्या कर रहा है हमारे बॉडी खुद उनको मार दे रही है। तो अब इसकी वजह से होता क्या है, समझ रहे हैं, इसकी वजह से होता क्या है कि माइस्थेनिया ग्रेविस में जब ये एम और एन रिसेप्टर कम हो जाते हैं, एसिटाइल कोलिन बाइंड नहीं कर पाता है, तो हमारे मसल्स क्या होता है कमज़ोर हो जाते हैं, वीक हो जाते हैं, समझ रहे हैं। तो उस कंडीशन में दिया जाता है नियोस्टिग्मीन। और कहाँ पे दिया जाता है, इट इज़ यूज्ड आफ्टर सर्जरी टू रिवर्स द इफेक्ट ऑफ एनेस्थेटिक ड्रग। और क्या है, इसको सर्जरी के बाद दिया जाता है, यानी किसी का सर्जरी हुआ तो सर्जरी के बाद असल में क्यों दिया जाता है कि जो एनेस्थेटिक दवा हमने दिया है उसका जो इफेक्ट है उसको ख़त्म करने के लिए। एनेस्थेटिक ड्रग्स क्या होते हैं जो आदमी को देते हैं ना, जैसे कि मान लीजिए ऑपरेशन करना है, कहीं पे कट लगाना है, अब दर्द बहुत होता है तो उसको सुन्न करने के लिए देते हैं ना, अनकॉन्शियस करने के लिए, ताकि आदमी को दर्द का एहसास ना हो, सेंसेशन को कम करने के लिए। तो वो जो दवाएं होती हैं उसको बोलते हैं एनेस्थेटिक। तो एनेस्थेटिक दवा का जो इफेक्ट आ रहा था उसको ख़त्म करने के लिए इसको दिया जाता है। एनेस्थेटिक क्या कहते हैं जो दवाएं, इनके अलग अलग इफेक्ट हो सकते हैं, तो उसके बाद उसको दिया जाता है। तब यहाँ पे मेंशन नहीं है पूरी तरीके से कि किस कंडीशन में देंगे, समझ रहे हैं ना। ये भी हो सकता है कि जैसे कि एनेस्थेटिक दवाएं देते हैं तो उस कंडीशन में कुछ दवाएं ऐसी भी देते हैं कि जो सलाइवा के सिक्रेशन को रोक दे, स्वेट को रोक दे, समझ रहे हैं ना। तो अब हम लोग क्या करते हैं, मान लीजिए अब सलाइवा भी रुका हुआ है तो हमने जैसे कि मान लीजिए एट्रोपिन दे दिया गया था, सलाइवा वगैरह सब रुक गया है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसको देंगे तो सलाइवा वगैरह जो रुका हुआ था वो चालू होना शुरू हो जाएगा। तो और भी दूसरे कई सारे मतलब इफेक्ट आते हैं, उल्टी भी आती है, बहुत सारी दिक्कतें होती हैं एनेस्थेटिक दवाओं की वजह से, तो इसलिए बहुत सारी दवाएँ देनी पड़ती हैं। स्टेबिलिटी और स्टोरेज कंडीशन सेम है। पॉपुलर ब्रांड नेम क्या है, प्रोस्टिग्मीन है, ठीक है ना, प्रोस्टिग्मीन ब्रोमाइड या प्रोस्टिग्मीन। दूसरा नंबर पे है एड्रोफोनियम क्लोराइड, ठीक है। तो ये भी क्या है, एक इनडायरेक्ट एक्टिंग क्या है कोलिनर्जिक एगोनिस्ट है, और ये बहुत थोड़े समय के लिए और रैपिड एक्शन शो करता है। ये कब यूज़ किया जाता है, इसको भी माइस्थेनिया ग्रेविस में यूज़ किया जाता है। इसका भी इंजेक्शन और सॉल्यूशन वगैरह आता है। और इसका पॉपुलर ब्रांड नेम क्या है, एनलोन, क्या है, एनलोन या रिवर्सोल, ठीक है ना, ये 1-2 याद कर लीजिएगा। तीसरी दवा है टेक्रीन हाइड्रोक्लोराइड। तो इसकी भी डेफिनेशन सेम है प्रीवियस वालों की तरह से। इसको कब यूज़ किया जाता है, तो इसको अल्जाइमर के डिसीज़ में, अगर मतलब अल्जाइमर को ट्रीट करने के लिए इसको यूज़ किया जाता है। अल्जाइमर क्या है, एक ऐसी बीमारी होती है जिसमें आदमी को भूलने वाली दिक्कत होने लगती है ना, पहले इसको यूज़ किया जाता था, अब तो बहुत सारी दवाएं आ गई हैं जो अल्जाइमर में यूज़ की जाती हैं, उनको बोलते हैं नूट्रोपिक्स
या कोग्निटिव इन्हेंसर भी बोलते हैं उन दवाओं को। सेकेंड ईयर में पढ़ेंगे आप, ठीक है, नूट्रोपिक्स के बारे में। तो अल्जाइमर के लिए इसको यूज़ किया जाता था पहले, लेकिन अब बहुत सारी दवाएं आ गई हैं जो इसकी जगह पे यूज़ होती हैं, इसलिए कि इसका साइड इफेक्ट बहुत ज़्यादा था। इसका कैप्सूल आता है और इसका क्या कहते हैं, पॉपुलर ब्रांड नेम है कोगनेक्स। क्या है? कोगनेक्स। चौथी दवा है क्या है? इकोथियोफेट, यहाँ पे ओ लगा लीजिए, इकोथियोफेट आयोडीन, ठीक है ना। तो ये भी इसकी भी डेफिनेशन सेम है। और ये क्या है? इरिवर्सिबल। क्या है? इट इज़ ए लॉन्ग एक्टिंग इरिवर्सिबल कोलिनेस्टरेज इनहिबिटर। अभी आपने पढ़ा रिवर्सिबल, ये क्या है? इरिवर्सिबल है और बहुत लंबे समय तक इसका इफेक्ट रहता है, ठीक है ना। इट इज़ यूज्ड इन सर्टेन टाइप ऑफ ग्लूकोमा। इसको मतलब क्या है, कुछ खास टाइप के ग्लूकोमा जो होते हैं उसमें यूज़ किया जाता है, यानी ग्लूकोमा सीरियस है उसमें यूज़ किया जाता है। और ये क्या करता है? इंट्राओक्यूलर प्रेशर को कम कर देता है, आंखों में जो प्रेशर बढ़ गया था उसको कम कर देता है। स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज कंडीशन इसका क्या है? बिफोर रिकॉन्स्टिट्यूशन, यानी जब ये पाउडर फॉर्म में है, अभी इसको रिकॉन्स्टिट्यूट नहीं किया गया। इसको कई बार मैं बता चुका हूँ, समझ रहे हैं, अब नहीं बताऊंगा, कहीं पे भी आएगा तो क्या कहते हैं, रिकॉन्स्टिट्यूशन से पहले इसको हम लोग कहाँ पे, कितने पे स्टोर करेंगे? तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, रेफ्रिजरेटर में 2 से 8 डिग्री सेल्सियस पे इसको हम लोग क्या करेंगे, स्टोर करेंगे, ठीक है ना। 2 से 8 डिग्री सेल्सियस पे स्टोर करके रखेंगे। लेकिन जब हमने इसको रिकॉन्स्टिट्यूट कर दिया, इसके अंदर पानी वगैरह मिला दिया, तो अब इसको रूम टेम्परेचर पे हम लोग रख सकते हैं या रखेंगे। इसका पॉपुलर ब्रांड नेम क्या है? तो फोस्फोलिन आयोडीन। क्या है? फोस्फोलिन आयोडीन इसका पॉपुलर ब्रांड नेम है। अब हम लोग पढ़ेंगे कोलिनर्जिक ब्लॉकिंग एजेंट, या आप कह सकते हैं एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स के बारे में हम लोग अब पढ़ेंगे, ठीक है। तो कोलिनर्जिक ब्लॉकिंग एजेंट्स को हम लोग कोलिनर्जिक एंटागोनिस्ट भी बोलते हैं, या पैरासिम्पेथोमाइमेटिक एजेंट भी बोलते हैं, या मस्केरिनिक एंटागोनिस्ट बोलते हैं, या एंटी मस्केरिनिक एजेंट भी बोलते हैं, ठीक है। दीज आर दी ड्रग्स विच प्रिवेंट द एक्शन ऑफ एसिटाइल कोलिन। ये दवाएं क्या हैं? ये वो दवाएं होती हैं जो एसिटाइल कोलिन के एक्शन को रोकती हैं। एंटी है ना, ठीक है ना। क्या है? ये एंटी कोलिनर्जिक ड्रग है, तो ये क्या करेगा? एसिटाइल कोलिन के इफेक्ट को रोकेगा, समझ रहे हैं ना। एसिटाइल कोलिन का जो भी इफेक्ट है उसको रोकेगा। कैसे रोकेगा? बाय ब्लॉकिंग दी एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर। जो एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर है उसको जाके ये ब्लॉक कर देते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये एम रिसेप्टर है, एन रिसेप्टर है, एसिटाइल कोलिन आता है, इस पर बाइंड करता है, अपना एक्शन शो करता है, तो उसके आने से पहले खुद जाके इसके साथ में बाइंड कर लेते हैं। एसिटाइल कोलिन को अब जगह नहीं मिलती है, इसको ऑक्यूपाई कर लेते हैं ये लोग पहले ही जाके, तो इस तरीके से एसिटाइल कोलिन को ये रोक देते हैं, ठीक है ना। यही सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं। अब इनके एग्जाम्पल्स किसके? कोलिनर्जिक ब्लॉकिंग एजेंट के। तो एक है इसका एट्रोपिन, बहुत ज़्यादा मतलब क्या है, ये फेमस है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है। और दूसरा है इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड। एट्रोपिन और इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड। एट्रोपिन तो आपने उसमें भी पढ़ा होगा, क्या कहते हैं, फार्माकोग्नोसी के अंदर भी, ठीक है। और दूसरा इसके अंदर एग्जाम्पल्स हैं सिंथेटिक, ये तो नेचुरल है, और ये क्या है? सिंथेटिक, जिसको हम लोग लेबोरेटरी के अंदर मतलब क्या है, रिसर्च करके खुद से हमने बनाया। ये ऐसे मतलब नेचर में पाए नहीं जाते इनके इस जैसी दवा, ये हमने अलग से बनाया लेबोरेटरी के अंदर रिसर्च करके, इनको सामने रखते हुए। तो उसके एग्जाम्पल क्या है? ट्रोपिकामाइड हाइड्रोक्लोराइड है, साइक्लोपेंटोलेट हाइड्रोक्लोराइड है, और क्या? क्लिनीडियम हाइड्रोक्लोराइड है, और डाइसाइक्लोमिन हाइड्रोक्लोराइड है, ठीक है ना। ये अगर सब याद ना हो तो कम से कम इसको तो ज़रूर याद कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाली दवा है डाइसाइक्लोमिन हाइड्रोक्लोराइड, ठीक है ना। डाइक्लोमिन भी इसको बोला जाता है नॉर्मली वैसे, लेकिन आप डाइसाइक्लोमिन यूज़ करेंगे, ठीक है ना। और चूंकि ये पहले नंबर पे है तो इसको भी याद कर लीजिएगा। ट्रोपिकामाइड, इसको भी पूछा जा सकता है आपके एग्जाम पे, लेकिन ये तो आपको हमेशा इसकी ज़रूरत पड़ेगी, डाइसाइक्लोमिन की, ठीक है ना। पेट में क्या होता है? स्पाज्म होता है, पेट में मरोड़ होता है, दर्द होता है। जाते हैं ना पेशेंट लोग, कहते हैं डॉक्टर साहब बहुत तेज पेट में मरोड़ हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है, तो कहते हैं डॉक्टर साहब जी इसको लगा दो एक डाइसाइक्लोमिन। तो वही क्या है, ये डाइक्लोमिन या डाइसाइक्लोमिन है। अब इसका जो क्या कहते हैं एक्शन है वो क्या होगा? तो इसका जो क्या कहते हैं एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स का एक्शन क्या होता है? तो जो भी आपने पढ़ा ना कोलिनर्जिक ड्रग का, उसका उल्टा होगा, तो वो हो जाएगा आपका एंटी कोलिनर्जिक ड्रग का एक्शन। जैसे कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे माइल्ड स्टिमुलेशन करता है, ये आई पे क्या करेगा? माइड्रिएसिस करेगा। वो क्या कर रहा था? मियोसिस कर रहा था, ये क्या करेगा? माइड्रिएसिस करेगा। ये एक मतलब ऐसा इफेक्ट है, इसको मतलब ज़रूरत पड़ती है, ये पूछा भी जाता है मियोटिक क्या होते हैं और माइड्रिएटिक क्या होते हैं। तो वो दवाएं जो मतलब आंखों के साइज़ को, या आप कह सकते हैं पुपिल के साइज़ को बढ़ा देती हैं, उसको बोलते हैं माइड्रिएटिक।
ठीक है ना। और इस इफेक्ट को बोलते हैं माइड्रियसिस, ठीक है ना। क्या है माइड्रियसिस, मतलब आंखों के साइज का बढ़ जाना, जिसको बोलते हैं डायलेशन ऑफ पुपिल। तो एट्रोपिन भी क्या है, उसी में से आता है। और भी जो भी ये मतलब एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स हैं वो सब इस पे इस तरीके से काम करते हैं, माइड्रियसिस कराती हैं, वो साइज को बढ़ा देंगे। अब इसके इफेक्ट को खत्म करने के लिए मान लीजिए किसी के आंखों का एग्जामिनेशन करना था, चेक करना था, उसका साइज बढ़ाया गया एट्रोपिन देके, अब उसको खत्म करना है तो हम लोग कौन सी दवा देंगे, कौन सी देंगे, इसका उल्टा यानी कोलिनर्जिक ड्रग देंगे। जैसे कि पिलोकार्पिन दे दिया हमने तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, मियोसिस हो जाएगा। मियोसिस तो उससे क्या होगा, जो ये माइड्रेटिक इफेक्ट है वो कम हो जाएगा, यानी वहाँ पे कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाएगा, आंखों का साइज छोटा हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा, ठीक है ना। ये हमारे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पे भी काम करते हैं। तो वो क्या, तो ये क्या करेंगे, ब्रेडी कार्डिया करते हैं शुरू में क्या करते हैं, ब्रेडी कार्डिया करते हैं, फिर बाद में ये हार्ट रेट को बढ़ा देते हैं, यानी एक तरीके से चकमा दे रहे हैं ये। पहले तो कोलिनर्जिक ड्रग की तरह से काम करने लग जाते हैं, यानी हार्ट रेट को स्लो कर दिया, लेकिन फिर बाद में क्या करते हैं, हार्ट रेट को बढ़ा देते हैं ये, ठीक है। और क्या रेस्पिरेटरी सिस्टम पे, तो ये क्या करते हैं, ब्रोंको डायलेशन करते हैं। और क्या कहते हैं, वो क्या कर रहे थे, ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन करा रहे थे, यानी जो ब्रोंकाई है, ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन मतलब जो हमारा ब्रोंकाई है लंग्स के अंदर, उसमें ये कॉन्स्ट्रिक्शन कराते, डायलेशन कराते। तो ये क्या करते हैं, जो एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स हैं ये ब्रोंको डायलेशन करा देते हैं। सेक्रेशन पे, तो रेड्यूस द सेक्रेशन ऑफ स्वेट, सलाइवा एंड गैस्ट्रिक, ठीक है ना। ये जो हमारे एक्सोक्राइन ग्लैंड्स हैं उनके सिक्रेशन को ये कम कर देते हैं, ठीक है ना। वो क्या कर रहे थे, बढ़ा रहे थे। और क्या है, जीआईटी, ये जीआईटी पे भी काम करते हैं। तो वहाँ पे क्या कराते हैं, रिलैक्सेशन करा देते हैं। डिक्रीज पेरिस्टाल्टिक मोमेंट, वो पेरिस्टाल्टिक मोमेंट को बढ़ा रहे थे, ये क्या कर रहे हैं, पेरिस्टाल्टिक मोमेंट को कम कर दे रहे हैं। अब ये पेरिस्टाल्टिक मोमेंट को कम कर रहे हैं, हमने देखा यार ये तो पेरिस्टाल्टिक मोमेंट को कम कर रहे हैं। और डायरिया जब होता है किसी को तो उसमें पेरिस्टाल्टिक मोमेंट बढ़ जाता है, हमने कहा यार ये तो अच्छी दवा है। तो हमने सोचा यार कि जब डायरिया वाली कंडीशन होती है तो उसमें पेरिस्टाल्टिक मोमेंट बढ़ जाता है, तो हमने सोचा ये दवा देंगे तो आदमी का डायरिया रुक जाएगा। तो इसलिए हमने इसको क्या है, डायरिया में भी हम लोग इसको यूज़ करते हैं। उसके अलावा क्या है, एंटी स्पाज्मोडिक में, उसमें जब इस क्या कहते हैं, स्पाज्म क्या है, मरोड़ है, दर्द है, हमारे आंतों के अंदर समझ एक तरीके से स्पाज्म होता है, ठीक है ना। तो जब वहाँ पे क्या हुआ, कॉन्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होने लगता है तब दर्द होता है। तो ये क्या करता है, रिलैक्सेशन करा रहा है ना, ये क्या करा रहा है, रिलैक्सेशन करा रहा है। तो कॉन्ट्रैक्शन है उसको काटेगा, रिलैक्सेशन, तो जब रिलैक्सेशन होता है तो दर्द कम हो जाता है, स्पाज्म कम हो जाता है, ठीक है ना। अब पहले जो दवा है वो क्या है, एट्रोपिन। तो एट्रोपिन सल्फेट भी बोलते हैं इसको, ठीक है। तो इसका केमिकल नेम और स्ट्रक्चर यहाँ पे देख लीजिएगा। इट इज़ मोस्ट कॉमन एंटी मस्केरिनिक एजेंट। ये क्या है, मोस्ट कॉमन एंटी मस्केरिनिक एजेंट है, ठीक है ना। एंटी मस्केरिनिक यानी क्या कहते हैं, जो मस्केरिनिक रिसेप्टर है, एम रिसेप्टर है, उसके अगेंस्ट काम करने के लिए, यानी उस पर एसिटाइलकोलिन को बाइंड होने से रोकता है, एम रिसेप्टर पे। ये सबसे कॉमन है, ठीक है ना। इट इज़ एन एल्केलॉइड, ये क्या है, एल्केलॉइड है। एल्केलॉइड क्या होता है, अगर आपको नहीं मालूम है कोग्नोसी में जाके पढ़ लीजिएगा, वहाँ पे मैंने इसको पढ़ा रखा है, ठीक है। एंड डिराइव्ड फ्रॉम एट्रोपा बेलाडोना, और एट्रोपा बेलाडोना से ये क्या होता है, निकलता है, रिलीज होता है वहाँ से, ठीक है ना, उससे हम लोग निकाल लेते हैं इसको। इट ब्लॉक्स ऑल टाइप ऑफ मस्केरिनिक रिसेप्टर, और जितने भी मस्केरिनिक रिसेप्टर हैं, M1 है, M2 है, M3 है, M4 है, M5, जितने भी हैं सबको ये ब्लॉक कर देता है। इसका यूज़ क्या है, तो इसको हम लोग यूज़ करते हैं पुपिल को डायलेट करने के लिए, यानी आंखों का एग्जामिनेशन वगैरह करना है तो इसको बड़ा करना है, तो उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं। लेकिन इसको कॉमनली यूज़ किया नहीं जाता है, इसलिए कि इसका इफेक्ट ना बहुत ज़्यादा देर तक रहता है, पता चला 48 घंटे तक इसका इफेक्ट है, समझ रहे हैं, इसलिए इसको यूज़ नहीं किया जाता है। दूसरे और हैं उनको यूज़ कर लिया जाता है। इट कैन बी यूज टू ट्रीट ब्रेडिकार्डिया, किसी का क्या कहते हैं, ब्लड प्रेशर, क्या कहते हैं, वो हार्ट रेट कम है, हार्ट रेट स्लो हो गया है, तो उसको ट्रीट करने के लिए यूज़ किया जा सकता है। और इसमें इसको काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता है, ठीक है ना। किसमें, इट कैन बी यूज एज एंटीडॉट, एंटीडॉट के तौर पे इसको यूज़ किया जाता है। एंटीडॉट मतलब ये होता है कि जब पॉइजनिंग हो जाती है तो उसमें जो दवा दी जाती है उस पॉइजनिंग को ख़त्म करने के लिए, उसको बोलते हैं एंटीडॉट। अब ये पॉइजनिंग अलग अलग तरीके से हो सकती है, अगर आपने दवा को ना ज़्यादा अमाउंट में ले लिया तो वो भी पॉइजनिंग हो जाती है, समझ रहे हैं ना। पैरासीटामोल ही आपको खाना था 500 mg, आपने खा लिया 3000 mg, तो उसकी पॉइजनिंग हो जाएगी, ओवरडोज हो गया, वो पॉइजनिंग हो जाएगी एक तरीके से, समझ रहे। और अलग अलग तरीके से पॉइजनिंग होती है, जैसे कि बहुत सारे लोग क्या है, जहर खा लेते हैं, ठीक है ना। तो बहुत सारे आप देखेंगे हॉस्पिटल के अंदर क्या कहते हैं, औरतें ज़्यादातर से आती हैं कि डॉक्टर साहब हमने क्या कहते हैं वो चूहा मारने वाली दवा खा ली। बहुत सारे आते हैं, सर डॉक्टर साहब हमने क्या कहते हैं फिनाइल पी लिया था,
समझ रहे हैं ना। कोई आता है कि हमने वो क्या टॉयलेट करने के लिए कौन सा आता है, एक और हरपिक पी लिया था, तो इस तरीके से पी के आते हैं ना। या कोई पेस्टिसाइड है या कोई भी ऐसी इस टाइप की जो कीड़ों को मारने वाली दवा वगैरह होती है, तो उसको अगर किसी ने पी लिया है तो उसके एंटीडोट के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, एट्रोपिन यूज़ करते हैं। समझ रहे हैं ना, याद रखिएगा। अगर कोई ऐसा है, उसकी कंडीशन ऐसी हो रही है, अगर आपके पास हॉस्पिटल वगैरह नहीं है तो आप उसको एट्रोपिन एक आध लगा दीजिए, उसके बाद लेके जाइए हॉस्पिटल में, ठीक है ना। तो एंटीडॉट के तौर पे यूज़ करते हैं, किसके लिए, अभी जो मैंने आपको बताया, ठीक है। इसका स्टोरेज कंडीशन क्या है, नॉर्मल है, टेम्परेचर पे, रूम टेम्परेचर पे रखेंगे। इसका टाइप क्या है, टाइप्स ऑफ फॉर्मुलेशन, इंजेक्शन सोल्यूशन आता है इसका, ठीक है। और क्या है, पॉपुलर ब्रांड नेम क्या है, बुसुल्फेक्स आता है, यह क्या आता है, एटना आता है, और भी कई सारे हैं, आप याद कर लीजिएगा। दूसरा क्या है, इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड, ये भी क्या है कि एंटी मस्केरिनिक एजेंट है, और कॉमनली यूज़ किया जाता है किसमें, लंग्स के प्रॉब्लम्स में इसको यूज़ किया जाता है, इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड को, ठीक है ना। इट इज़ यूज्ड इन ब्रोंकोस्पाज्म, ब्रोंकाई में स्पाज्म हो रहा है, मरोड़ हो रहा है, ठीक है ना, खिंचाव होता है ना, एक तरीके से खिंचाव होता है, जैसे जब कॉन्स्ट्रिक्शन होगा तो खिंचाव होता है, ठीक है ना। तो उसको क्या, उस कंडीशन में इसको दिया जाता है ताकि वहाँ पे जो दर्द हो रहा है उसको कम किया जाए, ठीक है ना। ऐसे क्या है, सीओपीडी में इसको यूज़ किया जाता है, और क्या ब्रोंकाइटिस में और एम्फाइसीमा में इसको यूज़ किया जाता है, ठीक है ना। ये ब्रोंकाइटिस, एम्फाइसीमा, सीओपीडी, अस्थमा, ये सारी चीज़ें क्या है, लंग्स से रिलेटेड बीमारी हैं। अगर आपको इनकी डिटेल देखनी है तो इसका क्या कहते हैं, आप सर्च करिए लंग्स डिसीज़ बाई एसआर फार्मेसी, या सीओपीडी बाई एसआर फार्मेसी, या अस्थमा एसआर फार्मेसी, तो आपको मिल जाएगा। या आप, मैं आई बटन में इसका लिंक दे दूंगा, अगर आप इंटरेस्टेड है तो जाकर उसको देख सकते हैं, ठीक है ना, लंग्स से रिलेटेड जो भी बीमारियां हैं। आप प्लेलिस्ट में भी जाके देख सकते हैं, फार्माकोथेरापेटिक की जो प्लेलिस्ट है उसमें आपको ये मिल जाएंगी सारी बीमारियां, सेकेंड ईयर वाले में, ठीक है। इसका क्या कहते हैं, इनहेलेशन सॉल्यूशन आता है, स्प्रे वगैरह आता है। इसका क्या कहता है, पॉपुलर ब्रांड नेम क्या है, तो एट्रोवेंट, क्या है, एट्रोवेंट, तो इसका पॉपुलर ब्रांड नेम है एट्रोवेंट, या इप्राट्रोपियम इनहेलेशन, ठीक है ना, या इप्राट्रोपियम एरोसोल भी आता है इसका। अब दूसरा हमने पढ़ा था ना कि दो तो नेचुरल थे और इसमें सिंथेटिक थे, तो सिंथेटिक में पहला वाला क्या था हमारा, ट्रोपिकामाइड, क्या, ट्रोपिकामाइड, तो एक सिंथेटिक कोलिनर्जिक ब्लॉकिंग एजेंट है, एंड हैज सिमिलर एक्शन, सिमिलर टू, यहाँ पे सिमिलर दो बार हो गया, एंड हैज एक्शन सिमिलर टू एट्रोपिन, और क्या कहते हैं, एट्रोपिन के ही जैसा क्या है, इसका भी इफेक्ट होता है, ठीक है ना, उसी जैसा एक्शन शो करता है। और कॉमनली इसको यूज़ किया जाता है माइड्रियासिस के लिए, यानी पुपिल के डायलेशन के लिए इसको यूज़ किया जाता है, ट्रोपिकामाइड को। इसको यूज़ किया जाता है, ट्रोपिकामाइड को किस लिए यूज़ किया जाता है, पुपिल के डायलेशन के लिए। ये सही है, इसका इफेक्ट बहुत ज़्यादा देर तक नहीं रहता है, ठीक है ना, तो इसलिए इसको माइड्रेटिक पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है। बाकी सारी चीज़ें ठीक है। इसका क्या कहते हैं, पॉपुलर ब्रांड नेम क्या है, माइड्रियासिल, क्या है, माइड्रियासिल याद कर लीजिएगा, या पैरामिड याद कर लीजिएगा। अब दूसरी दवा है साइक्लोपेंटोलेट, क्या है, साइक्लोपेंटोलेट, तो इसके भी सारी डेफिनेशन वगैरह सेम है और इसका यूज़ भी सेम है, अभी जो पिछला आपने पढ़ा उसी की तरीके से, ठीक है। इसका पॉपुलर ब्रांड नेम क्या है, तो साइक्लोजेल करके आता है। तीसरा है आपका क्लिनिडियम ब्रोमाइड, क्या है, क्लिनिडियम ब्रोमाइड, तो ये क्या है, इट इज ए सिंथेटिक कोलिनर्जिक ब्लॉकिंग एजेंट, सेम वही चीज़ है, ठीक है ना, उसी जैसा क्या कहते हैं इफेक्ट शो करता है। ये क्या है, इट इज ए गुड एंटी स्पाज्मोडिक एंड एंटी सेक्रेटरी इफेक्ट ऑन द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। ये क्या है, एक एंटी स्पाज्मोडिक है, यानी क्या कहते हैं, स्पाज्म हो रहा है। ये एंटी स्पाज्मोडिक जब भी बोला जाए तो समझिए कि ये किसकी बात हो रही है, ये पेट में, पेट बोलते हैं नॉर्मली पेट में, लेकिन असल में होता है किसमें, आंतों में, समझ रहे हैं ना। तो वहाँ पे स्पाज्म हो रहा है, मरोड़ हो रहा है, दर्द हो रहा है, बहुत आदमी को बेचैन हो जाता है ना एकदम, तो उस कंडीशन में उसको दिया जाता है, बहुत अच्छा इफेक्ट करता है वहाँ पे। ऐसे क्या, इसको एंटी सेक्रेटरी इफेक्ट के तौर पर भी यूज़ किया जाता है, यानी क्या कहते हैं, जो इंटेस्टाइन वहाँ से बहुत ज़्यादा सिक्रेशन हो रहा है, जो भी वहाँ से रिलीज होते हैं चीज़ें, HCl वगैरह है, तो उस कंडीशन में भी इसको यूज़ किया जाता है, उसको रोकने के लिए, ठीक है ना, HCl को रोकना जैसे। तो इट इज़ यूज्ड इन पेप्टिक अल्सर, ये जो क्या कहते हैं, हमारे पेट में अल्सर हो गया, समझ रहे हैं ना, तो अल्सर में क्या होता है कि मतलब जख्म हो जाता है, जैसे मान लीजिए ये इनर लेयर है हमारे स्टोमक की, तो इसमें क्या हो गया, यहाँ पे कट लग गया, समझ रहे हैं। अब एसिड जब जाएगा इसमें तो बहुत दर्द होता है, तो ये क्या कर रहा था, ये क्या कहते हैं, सिक्रेशन को रोक रहा था, ठीक है ना, HCl को भी रोकेगा, तो इसलिए HCl के रिलीज को कम करते हैं हम लोग
पेप्टिक अल्सर के अंदर अलग अलग दवाएं यूज़ होती हैं। कुछ तो यूज़ होती हैं जो इसको मतलब जख्म को भरे, कुछ दवाएं ऐसी होती हैं जो HCl को न्यूट्रलाइज कर दे, जैसे कि एंटासिड वगैरह दी जाती हैं। कुछ ऐसी होती हैं जो HCl को रिलीज होने से ही रोक दें। कुछ दवाएं ऐसी होती हैं जो इस अल्सर को जाके क्या है ऊपर से पूरा कवर कर लें ताकि वो जल्दी से ठीक हो जाए। तो अलग अलग तरीके की दवाएं दी जाती हैं। क्योंकि ये अंदर है तो इतना आसानी से ठीक नहीं होता वहाँ का जख्म। यहाँ का जख्म है, आपने पट्टी उट्टी बांध लिया, वहाँ तो पट्टी नहीं बांध पाएंगे ना, तो इसलिए बहुत सारी दवाएं यूज़ की जाती हैं। 6-7 क्लासिफिकेशन है दवाओं की, अलग अलग मतलब टाइप के हिसाब से, ज़रूरत के हिसाब से उसको यूज़ किया जाता है। ऐसे क्या, इट इज़ यूज टू ट्रीट एब्डोमिनल और स्टोमक पेन। और क्या है, जो हमारा एब्डोमिन वाला एरिया, ठीक है ना, ये यहाँ से समझिए इसके नीचे वाला, ठीक है ना, ये जो एरिया इसको बोलते हैं एब्डोमिनल एरिया, या आप कह सकते हैं स्टोमक में पेन हो रहा है, क्रैम्प्स हो रहा है, तो उसकी तो ठीक है ना, तो उस कंडीशन में इसको यूज़ किया जाता है। ये है, और ये दूसरा ये कहते हैं डाइसाइक्लोमिन, ये दो बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। ठीक है ना, ये हमारा क्या कहते हैं स्टोमक पेन के लिए, या एब्डोमिनल पेन या क्रैम्प के लिए, ठीक है ना, या स्पाज्म के लिए। इसकी भी डेफिनेशन सेम है और ये भी उन्हीं कामों के लिए यूज़ किया जाता है। इसका केमिकल नेम है, ये इसका स्ट्रक्चर है, इसका स्ट्रक्चर देख लीजिएगा। इसके यूजेस क्या हैं, तो ये भी एब्डोमिनल क्रैम्प्स को ट्रीट करने के लिए यूज़ किया जाता है। अब देखिए एक चीज़ मैंने यहाँ पे ना क्या दिया है, ये जो स्टेबिलिटी और स्टोरेज कंडीशन है, आप इस सबके लिए ना इसको सेम करके रखेंगे, समझ रहे हैं ना, सबके लिए। आप ये अगर कोई सा भी पूछे, कोई सी भी दवा का पूछे, अगर उसका स्पेसिफिक आपको याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो ये आप उसमें सब में बढ़ा देंगे, ठीक है ना। इट शुड बी स्टोर्ड एट रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर पे इसको स्टोर करेंगे। ये क्या है, एयर टाइट कंटेनर में हम लोग इसको यूज़ करेंगे, ठीक है ना, यानी ऐसा कंटेनर हो जिसको हम लोग बंद करें तो उसके अंदर हवा ना जाए। ऐसे क्या है, इसको हम लोग ड्राई प्लेस पे क्या करेंगे, स्टोर करेंगे। इट शुड बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम डायरेक्ट कॉन्टेक्ट ऑफ सनलाइट या लाइट, आप उस, और हम क्या करेंगे, उसको बचाएंगे डायरेक्टली सनलाइट से, ठीक है ना। ऐसे क्या, इट शुड बी केप्ट आउट ऑफ चिल्ड्रेन रीच, और बच्चों के पहुंच से उसको दूर रखेंगे, ठीक है। तो ये आप इतना 4-5 पॉइंट बढ़ा देंगे तो आपको क्या है, एक बड़ा सा नोट हो जाएगा, आपको अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये जो डाइसाइक्लोमीन है, इसका क्या कहते हैं पॉपुलर ब्रांड नेम है, जैसे कि बेंटिल हो गया, डाइबेंट हो गया, या क्या हो गया, डाइक्लोकोट है, ठीक है। तो ये अब ये जो ब्रांड नेम वगैरह है ना, ये तो याद होता नहीं है। हाँ, ये कि जब आप मेडिकल स्टोर वगैरह पर रहने लग जाते हैं तो वहाँ से आपको याद हो जाते हैं। अभी क्या है, हम लोग देखते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर से। डिफाइन एडिनर्जिक ड्रग, एडिनर्जिक ड्रग्स क्या होते हैं, डिफाइन करना, क्लासीफाई विद एग्जांपल, ठीक है ना। और क्या है, गिव द स्ट्रक्चर एंड केमिकल नेम ऑफ नॉरएपिनेफ्रिन एंड डोपामीन। दूसरा क्वेश्चन है, डिफाइन एडिनर्जिक एंटागोनिस्ट। एंटागोनिस्ट क्या होते हैं एडिनर्जिक, एक तो ये कि एक एंटागोनिस्ट क्या होते हैं, अलग से भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और एडिनर्जिक एंटागोनिस्ट है तो ये एक अलग क्वेश्चन है पूरा। इनकी क्लासिफिकेशन करना है आपको, गिव द स्ट्रक्चर एंड केमिकल नेम ऑफ एटिनोलोल एंड प्रोप्रानोलोल, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, डिफाइन कोलिनर्जिक ड्रग। कोलिनर्जिक ड्रग्स क्या होते हैं, उनको क्लासिफाई करना है, और गिव द एग्जांपल एंड गिव द स्ट्रक्चर एंड केमिकल नेम ऑफ एसिटाइल कोलिन एंड नियोस्टिग्मिन। अगला क्वेश्चन है, डिफाइन एडिनर्जिक ब्लॉकिंग एजेंट। एडिनर्जिक ब्लॉकिंग एजेंट क्या होते हैं, उनको क्लासिफाई करना है, ठीक है ना, क्लासिफिकेशन। और क्या, गिव द स्ट्रक्चर एंड केमिकल नेम ऑफ एट्रोपिन एंड डाइसाइक्लोमिन हाइड्रोक्लोराइड। और पांचवा क्वेश्चन है, डिफाइन मियोसिस। मियोसिस क्या होता है मैंने बताया आपको, ठीक है, जो मतलब कॉन्स्ट्रिक्शन कराते हैं। एंड मेंशन द ड्रग यूज्ड फॉर मियोसिस, और उन दवाओं को बताइए जो कि मियोसिस के लिए यूज होते हैं, ठीक है। और क्या, डिफाइन माइड्रियसिस। अब यह कि मैंने डायरेक्टली इस तरीके से आपको दिया नहीं कि ये दवाएं होती हैं, मैंने बताया है कि ये होती हैं, लेकिन एक साथ में नहीं है। अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप उनको क्या एक साथ जमा कर लीजिए तो आपको याद रहेंगी। एक बार कमेंट में लिख दीजिए उन सारी दवाओं को ढूंढ के कि कौन कौन सी दवाएं हैं जो माइड्रियसिस के लिए या मियोसिस के लिए यूज होती हैं, तो आपको भी याद रहेंगी और कई सारे लोगों के लिए आसानी हो जाएगी, ठीक है ना। ऐसे क्या, डिफाइन माइड्रियसिस। माइड्रियसिस क्या होता है इसको बताना है, और उन दवाओं को मेंशन करना है जो माइड्रियसिस के लिए यूज होती हैं, ठीक है। अब महाराष्ट्र के अंदर 2023 के अंदर इस चैप्टर से कौन से क्वेश्चन पूछे गए, कैसे पूछे गए, देखते हैं। तो क्या है, क्वेश्चन पूछा गया, व्हाट आर एडिनर्जिक ड्रग। एडिनर्जिक ड्रग्स क्या होते हैं, क्लासिफाई करिए उनको। ड्रा द स्ट्रक्चर ऑफ नॉरएपिनेफ्रिन, ठीक है। कर्नाटका के अंदर क्या क्वेश्चन पूछा गया इस चैप्टर से, 5 नंबर का, तो वो है, व्हाट आर पैरासिम्पेथोमाइमेटिक एजेंट। पैरासिम्पेथोमाइमेटिक एजेंट क्या है, इसलिए देखिए आपको अलग अलग नाम बताता हूँ। उसका फ़ायदा क्या है कि सीधे आपको क्या है वही नाम ना होके बल्कि उसका दूसरा जो सिनोनिम्स है वो पूछा जा सकता है, ठीक। अगला क्या है, ड्रा द स्ट्रक्चर ऑफ ड्रग एसिटाइल कोलिन। एसिटाइल कोलिन जो ड्रग है उसका स्ट्रक्चर बनाना है।
गिव इट्स स्टोरेज एंड स्टेबिलिटी, और इसका स्टोरेज क्या है, स्टेबिलिटी बताना है आपको। हरियाणा के अंदर क्या पूछा गया है 2023 के अंदर, राइट ए ब्रीफ नोट ऑन पिलोकार्पिन। मैंने बताया था आपको पिलोकार्पिन, ठीक है, तो पिलोकार्पिन के बारे में पूछ लिया, एक छोटा सा नोट लिखना उसके बारे में। ऐसे क्या, डिफाइन एंड क्लासिफाई सिम्पेथोमाइमेटिक्स, सिम्पेथोमाइमेटिक्स या सिम्पेथोमाइमेटिक एजेंट्स के बारे में आपको लिखना है। और क्या है, एक्सप्लेन इन डिटेल्स, इसको यहाँ से अलग करिए, डोपामीन एंड एपिनेफ्रिन, इसके बारे में डिटेल से लिखना है। अगला क्वेश्चन है, ड्रा द स्ट्रक्चर एंड मेंशन केमिकल नेम ऑफ प्रोप्रानोलोल एंड एटिनोलोल, ठीक है। अगला पेपर है हमारा को बीटी यूपी, तो इस चैप्टर से कोई क्वेश्चन ही नहीं पूछा गया, समझ रहे, 5 नंबर का या 3 नंबर का कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया। बहुत सारा टाइम बच्चों ने इस पे दिया होगा, कितना मूड खराब हुआ होगा जब इससे कोई क्वेश्चन ही नहीं आया, समझ रहे। गुजरात के अंदर देखिए 2023 के अंदर, डिफाइन एडिनर्जिक ड्रग, एडिनर्जिक ड्रग क्या होते हैं इनको डिफाइन करना है। और क्या है, ये सलासी नहीं, क्लासीफाई है, क्लासीफाई देम विद एग्जाम्पल, तो इनकी क्लासिफिकेशन जरूर याद कर लीजिएगा। देख रहे हैं ना, क्लासिफिकेशन बहुत पूछा जा रहा है। गिव स्ट्रक्चर एंड केमिकल नेम ऑफ एड्रीनलिन, एड्रीनलिन का केमिकल नेम क्या है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, उसको देख लीजिएगा। झारखंड में इस चैप्टर से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया, बच्चों ने काफ़ी मेहनत की थी, उनकी ज़िंदगी झंड कर दी झारखंड वालों ने, ठीक है। तो ये इसके क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, मैंने कुछ क्वेश्चन दिए, उनको प्रिपेयर कर लीजिए। इसके अंदर जो क्वेश्चन उनको प्रिपेयर कर लीजिए, आपको आराम से चैप्टर क्या है निकल जाएगा। तो पहले तो आप ये सारे जो लेक्चर्स उनको देख लीजिए, एक बार में नहीं समझ में आ रहा 2 बार देखिए, उनके खुद से नोट्स बनाइए, समझ रहे हैं ना। देखिए कुछ अलग टाइप से क्वेश्चन पूछे गए कि इस टाइप की दवाओं को क्या है सबको एनलिस्ट करना है, जैसे कि मियोसिस वाली कौन सी दवाएं हैं तो उनकी एक अलग लिस्ट बना लीजिए, माइड्रियाटिक्स वाली कौन सी है उनकी एक अलग लिस्ट बना लीजिए। या ये ऐसे पूछ सकता है कि मतलब क्या कहते हैं, ब्रोंको स्पाज्म में कौन सी दवा यूज़ करते हैं उनकी अलग लिस्ट बना लीजिए। या कौन सी दवाएं हैं इसके अंदर जो मतलब हार्ट रेट को बढ़ा रही हैं उनकी एक अलग लिस्ट बना लीजिए। कौन सी दवाएं ऐसी हैं जो हार्ट रेट को क्या कर रहे हैं, कम कर रही हैं, उनकी एक अलग लिस्ट बना लीजिए। तो इस तरीके से आप अलग लिस्ट बना के याद कर लेते हैं, तो फिर आपको कैसे भी क्वेश्चन पूछेगा ना, एक दवा का उठाया उसका भी क्वेश्चन पूछेगा तो आप आराम से उसके बारे में लिख लेंगे, समझ रहे हैं। तो इस तरीके से करिए। अगर ये हमारी कोशिश आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिए ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।